नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए प्रीवियस पेपर को, यानी कि जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर हुआ है, उसी पेपर को हम सभी सोल्यूशन करने वाले हैं। ये पेपर देखिएगा तो 6/6/2023 का पेपर है, प्रथम पाली का, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप सभी इस पे 100% भरोसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड आज की इस क्लास को आपसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना सा काम आपसे जरूर कीजिएगा। क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला सेक्शन हम विज्ञान से कवर करते हैं, उसके बाद समान अध्ययन का कवर करवा देंगे, रीजनिंग, उसके बाद हिंदी का कवर करवा देंगे। ये सभी को हम सभी देखने वाले हैं। पर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मिट्टी कटाव का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए मिट्टी कटाव का प्रमुख कारण होता है जल। ऑप्शन में सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाता कि मिट्टी कटाव को रोकने के लिए हम सभी क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वन लगा सकते हैं, गाछ वृक्ष लगा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नैरोबी में स्थित है, केन्या में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी से इसकी स्थापना की बात किया जाए तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। कब किया गया था जी? 1972 में, 5 जून 1972 को किया गया था। और यहीं से याद रखिएगा हर एक बार हम पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो 5 जून को मनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जाएगा हाइपोटोनिक होने पर क्या होता है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, एमटीपी का विस्तार क्या है, यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है कि जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा वो आपका केजी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है, तो देखिए गुणसूत्र में जो मौजूद होता है वो डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है और गुणसूत्र बिंदु भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा यहीं से याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होता है, तो 46 होता है, यानी कि कहे तो 23 जोड़ा होता है। तो जोड़ा में पूछा जाए तो 23, ऐसे पूछा जाए तो 46। यहीं से याद रखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछा जाता है, तो 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिए यहाँ पर तत्व की बात किया गया है। ब्रोमीन एक तत्व है, जिंक भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, जबकि मार्बल क्या है, तत्व नहीं, ये यौगिक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका सूत्र क्या है जी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी, CaCO3 इसका सूत्र है। ध्यान रखेंगे आप सभी, हो सकता है कि सूत्र पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक का उदाहरण है, देखिए कवक का उदाहरण ये सभी है, ईस्ट हो गया, टॉड स्टूल हो गया और पुंगनिया, ये सभी जो है वो कवक का उदाहरण है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा क्या करता है, कंफ्यूजन कर जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन में सी में ये सभी दिया हुआ है, और रियर केस में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में ये रहता है ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, कि किसी भी ऑप्शन में दिया जा सकता है आप सभी को, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे, निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला है, तो ये मिला है जर्मेनियम को। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा जर्मेनियम से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से याद रखिएगा अगर इसका परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 32 होता है, परमाणु भार जो होता है 72.6 होता है परमाणु भार इसका। तो ये दोनों को याद रखिएगा आप सभी। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है, और लास्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को जांच पाइएगा। तो मिनिमम फी में अभी तैयारी करवा रहे हैं हम आप सभी को, तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम वही चीज़ें दिए हैं जो पेपर में पूछा जाता है, टू द पॉइंट चीज़ें दिए हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट बहुत सारा चीज़ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ के पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, अगर एक सीट पक्का करना है सरकारी कॉलेज में।
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया है। वीडियो बना दिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, युवा शक्ति जेईई को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा डाउनलोड करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है। तो देखिए अम्ल जो है कि क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके हमें बिल्कुल लवण देता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। यानी कि यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार को पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल। हालांकि ये सारा चीज़ का हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो इसीलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लेना है आप सभी को। तो इतना सा काम जाके कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ आप सभी से वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा झारखंड में है। अच्छा, केमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पता है आप सभी को, याद रखिएगा बिहार में स्थित है केमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। हो सकता है आगे पूछा जा सकता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, पता है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पता है, उत्तराखंड में, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंह गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। वो कहाँ पे, असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा एक फेमस है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कर्नाटक में स्थित है। तो इतना सा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा धातु है। अच्छा, धातु से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, ये एक अधातु है। उसके बाद जो है कि सल्फर भी एक अधातु है और नाइट्रोजन भी एक अधातु है। तो धातु इनमें से सोडियम है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, Na, ये सोडियम का प्रतीक है। उसके बाद जो है कि नाइट्रोजन का N है, ये एक अधातु है। उसके बाद सल्फर, ये भी एक अधातु है, और ऑक्सीजन भी एक अधातु है। जबकि धातु क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो देखिए वस्तु जो गति कर रही है एक समान त्वरण से गति कर रही है। तो ऑप्शन में सी जो भी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि आगे आपसे किस प्रकार से तैयारी करना है और आगे आपको कितना स्कोर करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। आप देखिए आपसे फ्रेंड क्लासेस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किए हुए हम, तो आपको इतना सा काम ज़रूर कर देना है, क्लास को लाइक करके शेयर कर देना है, बस इतना सा काम ज़रूर कीजिएगा। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो देखिए बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो होता है वो आपका डीसी होता है, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो वो रेक्टिफायर बदलता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। जो आप सभी घर में डायरेक्ट बिजली जो यूज करते हैं वो एसी होता है, पर उस डीसी में जो बदलता है वो रेक्टिफायर बदलता है। अगर वहीं बात किया जाए कि डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो वो इन्वर्टर बदलता है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि गाय की स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है। स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता जो है वो है दीर्घ अवधि तक दूध देना और अल्प अवधि तक दूध देना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन में सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चार द्रव्य ABCD का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26 है, 1.0 है, 0.8 है तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रव में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए जिसका भी अपेक्षित घनत्व सबसे कम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डूबेगा। तो अपेक्षित घनत्व सबसे कम किसका है, तो यहाँ पर सी का देखिए अपेक्षित घनत्व सबसे कम है, 0.8 है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डूबेगा, याद रखिएगा आप सभी। और जबकि डी का अपेक्षित घनत्व सबसे अधिक है तो ये कम भाग डूबेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी का अपेक्षित घनत्व कम है और ये द्रव में सबसे ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है।
यहाँ पर समझिएगा आप सभी, देखिए द्रव अगर गैस में बदलता है तो इसे हम सभी वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव है और गैस में बदल जा रहा है तो वाष्पीकरण कहलाता है। और वहीं पर ठोस डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर को जलाइएगा तो वो तो ठोस था, डायरेक्ट क्या हो गया, वाष्प में बदल गया तो वो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगर वही ठोस का अगर द्रव में बदलना हो तो वो गलनांक कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है एमनियोटा यानी कि एमिनिया समूह में शामिल हैं। तो ये किस समूह में शामिल हैं? तो ये ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में शामिल है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? देखिए ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो देखिए समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और लिटरली उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक में उल्टा होता है, आभासी होता है पर उल्टा होता है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा अब समान अध्ययन का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा गया था डीएलएड में। क्वेश्चन है कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो देखिए पोखरा नगर की बात किया गया है, यानी कि पड़ोसी देश से संबंधित आपको फेमस शहर को याद रखना होगा। तो याद रखिएगा ये नेपाल में स्थित है। काठमांडू कहाँ पे है? वो भी नेपाल में स्थित है, जो कि इसकी राजधानी है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। इसकी मुद्रा क्या है? नेपाली मुद्रा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो याद रखिएगा ये 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में। और इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? जारशाही शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोकस करना है कि विश्व इतिहास को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको विश्व इतिहास पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। टैक्सोल का उपयोग होता है किसमें? देखिए हम सभी टैक्सोल का उपयोग जो करते हैं वो कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कोबाल्ट 60 जो होता है, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो होता है उसका भी प्रयोग हम सभी कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। तो ये दोनों को याद रखिएगा आप सभी। देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है इससे संबंधित वो हम आपको बताते चल जा रहे हैं, ताकि आगे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो ये सभी से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान से सारा चीज़ को सुनना है। अगला है गिलगिट जॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो देखिए उपनदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सिंधु नदी पर स्थित है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर डेट पूछा गया है, प्लस में जगह का नाम भी पूछा गया है। तो ये 1936 में किया गया था, लखनऊ में। कहाँ पे? 1936 में लखनऊ में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती ने किया था, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा यहीं से याद रखिएगा, आप सभी योजना आयोग का नाम सुने होंगे, जो कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना होता है और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चलता है, जो कि हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और कृषि पे सबसे अधिक जोड़ दिया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। या अभी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया है, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो पेय फसल यानी कि पीने वाला की बात किया गया है, तो चाय यहाँ पर पेय फसल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहीं से याद रखिएगा कि चाय सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो असम राज्य चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे अच्छा किस्म का चाय कौन उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में, वो सबसे उत्तम किस्म का चाय का उत्पादन करता है। कपास सबसे अधिक आपका जो महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्र में कपास का उपजाऊ होता है और ये काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, याद रखिएगा आप सभी। प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे अधिक उत्पादन करता है। बाजरा जो भी मोटा अनाज है वो राजस्थान इसमें फेमस है, यानी कि पहला स्थान रखता है मोटा अनाज में। अगला है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है?
तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और सैनिक बढ़ा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, अति जल दोहन के कारण। WHO के अनुसार जो है कि बिहार का 18 जिले में क्या हुआ है, प्रति लीटर में जो है कि 10 माइक्रोग्राम जो है कि आर्सेनिक पाया गया है। तो इसका ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? विरोध नस्ल पर आधारित था। देखिए ओलंपिक खेल जो है कि फ्रेंड हर एक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। एथेंस से शुरू हुआ था ओलंपिक खेल का, याद रखिएगा। अभी जो 2021 वाला यानी कि 20 वाला हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा आप सभी। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बात किया गया है 70% जल के बारे में बात किया गया है, और ग्रीनलैंड जो कि आपको एक द्वीप समूह देखने के लिए मिलेगा जो कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि बर्फ की एक चादर के रूप में ढका हुआ है और ग्लेशियर के रूप में है, तो ये आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑप्शन में भी। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सबसे दक्षिण में स्थित है, ये भी एक महाद्वीप है जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और यहीं पर एक पक्षी पाई जाती है जिसको हम सभी पेंगुइन पक्षी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है, तो ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा चेस्टनट जो है कि फ्रेंड ये पर्वतीय वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। बाकी बात जो है कि अर्जन हो गया, चंदन हो गया और शीशम हो गया, ये सभी वृक्ष जो है कि फ्रेंड ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि मानसूनी वन है और इसी में पाया जाता है ये सभी वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना का पुराना नाम क्या था? तो देखिए बिहार से संबंधित अभी तक में 3 क्वेश्चन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा बिहार से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बोल रहे कि बिहार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, हालांकि हर शिफ्ट का क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे हम, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पटना का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र भी है, अजीमाबाद भी है और कुसुमपुर भी है। ध्यान रखिएगा ये तीनों है, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो देखिए जनजाति सबसे अधिक जो पाया जाता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर अगर भारत में बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप सभी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है कि डैश में प्रकाशित ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किस वर्ष किया गया था? क्योंकि वर्ष ही पूछा गया है तो याद रखिएगा 1987 में किया गया था, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में प्रकाशित ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा आप सभी 1939 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और ये आपका 1945 तक चलता है। ये पता है आप सभी को, बिल्कुल पता होगा। तो ये 1945 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में समाप्त हुआ था। यहीं से याद रखिएगा पहला विश्व युद्ध के बारे में, जो कि 1914 में शुरू होता है और 18 तक चलता है पहला विश्व युद्ध। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जो हुआ था वो कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी ने पोलैंड पर जो हमला किया था उसी से शुरू हुआ था, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। अगला है, चुनावी स्पर्धा से लगभग होता है जनमत निर्माण होता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? देखिए मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं पता है? 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। हालांकि 10 दिसंबर सभी में दिया हुआ इसीलिए कन्फ्यूजन कर सकते थे, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ अलग नहीं हुआ था? तो देखिए ये जो अलग नहीं हुआ था अपना भारत देश नहीं हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आपसे याद रखिएगा, अगर आपसे से क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, जिसे हम सभी UNO भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यहाँ से पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हम सभी कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं,
ये डेट को जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यानी कि यहाँ पर एस और जी के मध्य में अक्षर पूछा गया है। तो सबसे पहले एस का स्थान आप सभी को याद होना चाहिए, 19 होता है। ठीक है, और जी का स्थान कितना होता है, 7 होता है। तो दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोनों को प्लस कीजिएगा तो होगा 26, और उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 13। और 13वां स्थान कौन सा होता है जी, किसका होता है, एम का स्थान होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो ए एक स्थान पे है, बी 2 स्थान पे है, सी 3 स्थान पे है। तो इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस में इसका स्थान याद रखना होता है, तभी इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं बिल्कुल वर्णमाला का। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि ये क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगर इसको बनाइएगा तो यहाँ पर 2 से भाग देके देखिए, सभी 2 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर भी आप 2 से अगर 64 को भाग दीजिएगा तो 32 से लगेगा। 32 दूनी कितना होता है 64, 64 दूनी कितना होता है 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 होता है। तो यहाँ पर 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में से प्रश्न के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। यहाँ पर भी जो है कि आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार से बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कितना जुटा है, 5 जुटा है, उसके बाद यहाँ पर 6 जुटा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना जुटा हुआ है, 7 जुटा हुआ है। तो आगे कितना जुटेगा, 8 जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जुटा 1 जुटा 1 जुटा, तो अगला स्थान 8 जुटेगा। तो 68 8 कितना हो जाता है, 76 हो जाता है। तो 76 ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है सीटिंग एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बैठने का कर्म से। क्वेश्चन देखिए था ABCDEF 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने यानी कि घेरे में बैठा हुआ, आमने सामने यानी कि केंद्र की ओर बैठा हुआ है। जब केंद्र की ओर बैठा जाए तो यहाँ पोजीशन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, ए जो है कि डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाना कैसे ये समझिए आप सभी। तो सबसे पहले एक घेरा बनाइए, उसके बाद 6 दोस्त है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्या कहा गया है, पहला टर्म ए डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, ये वाला स्थान बी का है, ये वाला स्थान डी का है, यहाँ पर ए को बैठा दिए बीच में। ठीक है, उसके बाद आगे कंडीशन देखिए क्या कहा गया है, ए सी और ई के बीच में बैठा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए क्या कहा गया है, तो आगे टर्म पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे हैं। तो बी का बायां किधर हो जाएगा, बी का बायां इधर घूमेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये साइड बी का बायां घूमेगा और इधर जो है कि दायां घूमेगा। तो यहाँ पर तीसरे स्थान की बात किया गया तो 1 2 3 यहाँ पर सी बैठ जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहा गया हम सभी से कि एफ जो है ना सी और ई के बीच में है। तो सी और ई के बीच में एफ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एफ को यहाँ बैठाना होगा, तब ना यहाँ पर फिर हम जो है कि ई को बैठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन बन गया। अब देखिए क्या कहा गया हम सभी से कि ए बी के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बी के ठीक दाएं ओर ए बैठा हुआ है, बैठा है ना, बिल्कुल बैठा है। तो हम सभी से क्वेश्चन कहा गया कि एफ और डी के बीच में कौन है। तो एफ मेरा यहाँ पर है और उसके बाद डी के बीच बात किया गया तो यहाँ पर सी है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी जो है कि डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है आंख नृत्य है तो कान क्या है। तो देखिए आंख से हम नृत्य को देख सकते हैं, तो कान से हम क्या करते हैं, गाना को सुन सकते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। तो अगर इसको बनाइएगा तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सीरीज से चलना है। यहाँ पर कितना माइनस किया गया है, 3 माइनस है। यहाँ पर भी देखिए 3 माइनस है, यहाँ पर भी 3 माइनस है। अगर 40 में 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा पता है आप सभी को, बिल्कुल 37 होगा। और उसके बाद 37 में 3 को माइनस कीजिएगा तो 34 होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है। शिक्षित पुरुष है पर वो नगर में नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है, नगर में रहने वाला पुरुष भी दिया हुआ है, शिक्षित भी दिया हुआ है। तो शिक्षित पुरुष है पर वो नगर में नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 जो है ये क्या है आपका, पुरुष भी है और शिक्षित भी है पर ये नगर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से
5वें स्थान पे हैं। तो पंक्ति में पेड़ की संख्या कितना है, दोनों छोर से 5वें स्थान पे, यानी कि इधर से ये 5वां स्थान पे हैं और इधर से भी ये 5वें स्थान पे ही हैं, यानी कि इसके पीछे 4 हैं और इसके पीछे 4 है। तो 4 4 8 हो गया पेड़, और एक जो 5वां स्थान पे ये एक पेड़ हो जाएगा, तो कुल 9 पेड़ होगा। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर जोड़ा को क्या करना है, संख्या जोड़ी को चुनना है। तो यहाँ पर अगर संख्या जोड़ी की बात किया गया है तो एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा आप सभी, यहाँ पर 35 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 35 दिया हुआ है, तो आगे सीरीज में क्या आएगा ये हम सभी को देखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप सभी, यहाँ पर 3 से 2 गया है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो फिर 2 बढ़ा है। उसके बाद यहाँ देखिए 5 बढ़ गया है। तो आगे क्या बढ़ सकता है, आगे 2 ही बढ़ेगा, आपका ध्यान रखिएगा आप सभी, 2 बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 बढ़ा है। उसके बाद फिर 5 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो फिर यहाँ पर 2 बढ़ेगा, तो 17 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पर 35 था, यहाँ 35 आया है, आगे भी 35 आएगा, तो 19 और 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 95 का करेक्ट आंसर है। आइए आप समान हिंदी से क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए क्रिया के 2 ही भेद हैं, साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाविक का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 9 और 1। ध्यान रखिएगा संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, मैं लिख नहीं सकता, वाक्य को भाववाचक में बदलना है। मैं लिख नहीं सकता, इसका भाव को प्रकट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, पता है आप सभी को। बिल्कुल हम सभी कह सकते हैं, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, मुझसे लिखा नहीं जा सकता, यहाँ पर इसके भाव को हम प्रकट कर सकते हैं। अगला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है कि रूपक अलंकार ढूंढिए। यहाँ पर रूपक अलंकार के बारे में बताना है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं पता है आप सभी को, वैसा अलंकार जिसमें उपमान, जिसे हम विशेषण भी कह सकते हैं, तथा उपमेय जिसे विशेष भी कह सकते हैं, दोनों के बीच प्रत्यक्ष तुलना कर दी जाए, वहां पर क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल रूपक अलंकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु बस राकेश कलंकु, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अलंकार से संबंधित आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा, तभी अलंकार का क्वेश्चन को बना पाइएगा। ऐसे सोचिएगा कि अलंकार का क्वेश्चन बन जाएगा, संभव नहीं है। वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको अलंकार को पहचानना है, पहचानने का तरीका क्या है, किस प्रकार से अगर अलंकार से क्वेश्चन आ रहा है तो किस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए अलंकार में तो वो आपको सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। धैर्यपूर्वक आपसे बने रहिए, सारा चीज़ तैयारी कराएंगे। और ध्यान दीजिएगा अलंकार से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम सभी कौन सा समास कहते हैं, तो बिल्कुल जिसे हम सभी गिनती कर सकते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, उल्टा अपोजिट वर्ड होता है, याद रखिएगा आप सभी। तत्पुरुष समास में क्या होता है पता है ना आप सभी को, उत्तर पद प्रधान होता है। अब यही बहु समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यानी कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य को बताना था। क्या लगता है आप सभी को, बता लीजिएगा शुद्ध वाक्य। तो यानी कि शुद्ध और अशुद्ध से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है। ये बिल्कुल वाक्य शुद्ध है, बाकी बात जितने हैं वो सारे गलत हैं। इसका सही क्या होगा, अभी देखिए, अभंग एक प्रकार का छंद है, तो याद रखिएगा आप सभी, इसका जो शुद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमंग एक छंद का प्रकार है। क्या है, अभंग नहीं होगा, अमंग एक छंद का प्रकार है। उसी प्रकार से ऑप्शन में बी में दिया हुआ है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, नहीं ये गलत है, उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये सही हो जाएगा। उसके बाद डी में देखिए क्या दिया है कि सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, नहीं गलत है। सही क्या हो जाएगा, सोहन मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ध्यान रखिएगा भागता हुआ के स्थान पे दौड़ता हुआ उचित होता। तो ए आई कौन सा वर्ण है, तो देखिए ये सभी दीर्घ वर्ण होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है ह्रस्व वर्ण और एक होता है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण को बोलने में समय ज़्यादा लगता है और ज़्यादा एफर्ट लगता है। वही ह्रस्व वर्ण की बात किया जाए तो वो कम समय में बोल सकते हैं और उसमें एफर्ट कम लगता है, जैसे कि ओ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ये सभी ह्रस्व वर्ण है। बाकी बात जितने आप सभी देखते हैं
हर्ष हो, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी दीर्घ वर्ण के उदाहरण हैं। क्लियर है। अगला है मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अब तो यहाँ आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार से अलंकार को पहचाना जाएगा। तो इसमें जो है कि विभावना अलंकार है। अच्छा, विभावना अलंकार किसे कहते हैं पता है आप सभी को? याद रखिएगा, इसमें विरोधाभास प्रकट होता है। क्यों होता है? तो इसमें देख सकते हैं कि आदमी अंधा भी है फिर भी वो देख रहा है, तो यहाँ पर विरोध की संभावना प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप सभी क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा लेवल है, उसके बाद बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना है अलंकार को। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलबारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी क्लियर हैं। अच्छा, इसको पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसमें एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मनो हो गया, मनु हो गया, मनुहु हो गया, ज्यो हो गया, ये सभी अगर शब्द जहाँ आ जाए इसमें उत्प्रेक्षा में, तो यहाँ पर आप सभी इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मनो आया हुआ है, तो इसको देखते ही आप सभी टिक कर सकते थे कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पे। अगला है काव्य की आत्मा किसे माना गया है। काव्य की आत्मा की बात किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यंग्यार्थ को माना गया है। किसको माना गया है? व्यंग्यार्थ को माना गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो देखिए रसराज की संज्ञा जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? श्रृंगार रस को दिया गया है, इसे रसराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा शब्द शक्ति कहलाता है। अगला है प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो जहाँ पर भी उपसर्ग हो और प्रथम पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध, एक शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन था, अब अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा घातक विष, सुंदर शोभा और बुरी कुदृष्टि। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा? ये पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर विष घातक होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये एक क्लियर होगा। पहले विष आएगा उसके बाद घातक आएगा। उसके बाद देखिए सुंदर और शोभा दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। सुंदर और शोभा दोनों एक ही चीज़ है, या तो हम यहाँ पर सुंदर रख सकते थे या तो शोभा रख सकते थे, तो यहाँ पर ये भी गलत है। उसके बाद बुरी और कुदृष्टि दोनों का संबंध एक ही है, तो यहाँ पर बुरी चीज़ रख सकते हैं या कुदृष्टि रख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये भी गलत है। बाकी बात ये सभी आपका बिल्कुल सही है। अगला है उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार कौन सा है। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला, इसे संदेह कहा जाता है। अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिंग हाँकना, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत बढ़िया, मुझे घर जाना है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अच्छा, बाकी बात जो है वो क्या है आपका अशुद्ध वाक्य है। कैसे हैं तो याद रखिएगा आप सभी, पहला ऑप्शन में देखिएगा प्राण निकल गया, नहीं, प्राण क्या हो गया? निकल गए, गया नहीं, गए यहाँ पर उचित होगा। उसके बाद सी में देखिए क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कि लता मेरी लड़की है, नहीं, लता मेरी लड़की नहीं, लता मेरी बेटी है, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। वह छत पर से गिर गया, ये भी गलत है। सही क्या होगा? वह छत से गिर गया, छत पर से नहीं, वह छत से गिर गया, सही होगा। अगला है इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित में से कौन सा पद है। तो यहाँ पर पद बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा सर्वनाम पदबंध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण नहीं है। तो इसमें काव्य गुण कौन सा नहीं है? बिल्कुल छंद जो है कि काव्य गुण नहीं है। अगला है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल काम से भागना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी। अगला है रूपक अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार के बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा, वन, सारदी, चंद्रिका, चादर, ओढ़ो, ये क्या है? रूपक अलंकार का उदाहरण है। अच्छा, रूपक अलंकार हम सभी किसे कहते हैं पता है आप सभी को? याद रखिएगा आप सभी, जिस अलंकार में उपमान तथा उपमेय के बीच कोई भी अंतर दिखाई ना पड़ता हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है सेवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए सेवैया के प्रत्येक चरण में जो होता है वो आपका
22 और 26 वर्ण होता है। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है। तो देखिए उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए तो वहां जो होता है बिल्कुल उत्प्रेक्षा होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर जो है कि पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो कि आंसर करना था, यानी कि गद्यांश जो पढ़ता है उसके बाद आंसर करते वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है, कवि ने किस बात को असाध्यायी कहा है। तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ना था, उसके बाद यहाँ पर आंसर करना था। तो यहाँ पर देखिए असाध्याय के बारे में दिया हुआ है। तो हरि को बांधने चला जो था असाध्याय साधने चला। तो हरि मतलब क्या होता है पता है आप सभी को, कृष्ण होता है। तो यहाँ पर कृष्ण से संबंधित दिया हुआ है, कृष्ण को बांधने चला। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है श्री कृष्ण को बांधने चला। तो इसका ऑप्शन में डी ही करेक्ट आंसर होता। पूरा पैराग्राफ पढ़ना था, उसके बाद इसका आंसर करना था। तो हालांकि पूरा पैराग्राफ पढ़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा। अब चलिए आपको इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का दिखाते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलग से लेक्चर बना देंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, पूरा देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। जिसको भी रोक के देखना है आप सभी देख लीजिए। ये गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ब्याज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस किस बिंदु से पूछा गया, किस किस टॉपिक से। बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद रेखीय समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया, आरोही क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा त्रिज्या आयतन से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, यानी कि ज्योमेट्री और ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, चतुर्भुज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट इन लॉस से भी क्वेश्चन है लमसम। हाँ मतलब कि हर टॉपिक को छुआ गया है। अगर इसमें देखिएगा तो मेरे ख्याल से कि 10th का अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से आंसर कर सकते हैं। 6 से लेकर 10 तक वाला वही क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। हालांकि बिल्कुल आप सभी को ये सभी क्लास कवर करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बिल्कुल समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग खर्चा नहीं करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। उसके बाद इंग्लिश में देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से बना सकते हैं। जिसको भी रोक के देखना होगा देख लीजिएगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। ये पूरा क्वेश्चन है जो कि 6/6/2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ये सभी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पेपर में, ठीक है। तो आप से क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए थे इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस करें।